नमस्कार, मैं हूं गौरव के पांडे और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे आफ्टर इफेक्ट्स की, जो आंदोलन हुआ उसके आफ्टर इफेक्ट्स की। चलिए, चलती का नाम जिंदगी कहते हैं और कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, रफ्तार जिंदगी की धीमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिंदगी की रफ्तार धीमी भी हुई, मध्यम भी हुई और बहुत सारी बर्बादी की बात अब हरियाणा जो है वो पटरी पर लौटता नजर आ रहा है। क्या स्थिति है इस वक्त और इस आंदोलन की लड़ाई के बाद आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, वो सब करेंगे चर्चा। पहले ये रिपोर्ट देखिए। 9 दिन तक हरियाणा घनघोर अंधेरे में रहा। ऐसे अंधेरे में जिसके साये में 18 जिंदगी खत्म हो गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए। हालांकि वक्त के साथ हरियाणा में अब हालात तेजी से सुधरने लगे और कई बेहद जरूरी रूट बहाल हो गए हैं। कौन कौन से रास्ते खुल गए हैं? सोनीपत में आर्मी की देखरेख में जीटी रोड पर ट्रैफिक शुरू हो गया। दिल्ली, रेवाड़ी, जयपुर और महेंद्रगढ़ झुंझुनू हाईवे खुले। रोहतक पानीपत हाईवे भी साफ कराया गया। रोहतक सांपला नेशनल हाईवे 8 खुल गया। भले ही हालात अब सामान्य होने लगे हैं, लेकिन इस हिंसक आंदोलन ने हरियाणा में जान माल को भारी नुकसान पहुंचाया है। कहां कितना हुआ नुकसान? एसोचैम के मुताबिक 21 फरवरी तक हरियाणा में करीब 20 करोड़ का नुकसान। आंदोलन से हरियाणा के बिजनेस पर बुरा असर। सबसे ज्यादा असर रोहतक पर पड़ा। नॉर्दर्न रेलवे का 200 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। 1000 ट्रेनें प्रभावित, 10 लाख पैसेंजर्स परेशान। भारत पाकिस्तान के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस हुई रद्द। सोमवार को दिल्ली और लाहौर बस सर्विस भी बंद रही। हालांकि सरकार ने निजी संपत्ति के नुकसान के मुआवजे का ऐलान कर दिया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या मुआवजे का मरहम हर जख्म को भर देगा? सवाल ये भी है कि क्या इस हिंसा के असली मास्टरमाइंड सामने आ पाएंगे? ये बड़े सवाल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, तो आगाज करते हैं और हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए अनिल आर्या जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर स्टूडियो में मौजूद हैं। अनिल जी, स्वागत है आपका। थैंक यू। अनिल जी, एक बात बताइए कि आफ्टर इफेक्ट्स क्या देख पा रहे हैं आप, एक पत्रकार के तौर पर भी, एक हरियाणा को इतने करीब से और हरियाणा की राजनीति को इतने करीब से इतने लंबे वक्त तक देखने के बाद क्या आफ्टर इफेक्ट्स नजर आता है आपको यहाँ से? गौरव, सबसे बड़ा जो इफेक्ट है वो है इस प्रदेश का सामाजिक ताना बाना, एक जातीय समरसता जो थी उसका भंग हो जाना, और इतनी बुरी तरह भंग हो जाना कि रोहतक के विधायक को यहाँ तक कहना पड़ रहा है कि जब रोहतक जल रहा था, आग लग रही थी, गुंडागर्दी हो रही थी, तो उन्होंने अफसरों से कहा और अफसरों ने उनकी बात अनसुनी कर दी। तो हम ये समझ सकते हैं कि जो जातीय विद्वेष है वो किस कदर घातक हो गया था और किस कदर घातक हो सकता है। आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि ये जो संघर्ष है, ये जो विद्वेष पैदा हुआ है, ये जो वैमनस्य पैदा हुआ है, ये इस प्रदेश के लिए बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। दूसरी बात, अगर हम करें, 20,000 करोड़ का घाटा हो, 30,000 करोड़ का नुकसान हो, जो भी रहा हो, लेकिन इतना बड़ा लॉस इस प्रदेश को हो गया है, आर्थिक तौर पे भी, सामाजिक तौर पे भी, औद्योगिक तौर पे भी, कि जिसकी भरपाई निकट भविष्य में हो पाना बहुत मुश्किल है। इस प्रदेश में जो निवेश आ रहा था, जो औद्योगिक इकाइयां आ रही थी, उनके मन में भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। और जो मौजूदा इकाइयां हैं, आपको ध्यान हो 2005 में जो गुड़गांव में होंडा कांड हुआ था, एक जो लेबर अनरेस्ट था और हड़ताल हुई थी पूरी और लोग मारे गए थे उसमें, उसके बाद यहाँ से मारुति जैसी कंपनी भी गुजरात की ओर शिफ्ट कर गई थी। ये अगर ये ऐसा शुरू हो गया और ऐसा कुछ हुआ, और मुझे लगता है होगा, हो रहा है, तो इस प्रदेश का जो युवा है उसको रोजगार का संकट भी खड़ा होगा। और वो जिला, वो प्रदेश जो आर्थिक तौर पे संपन्न माना जाता है, और उसकी वजह, बहुत बड़ी वजह है कि यहाँ औद्योगिक इकाइयाँ बहुत हैं, पैसा बहुत आता है, वो तमाम चीजें हैं जो दिक्कत होगी। और सियासी तौर पे अगर कहूँ तो सियासी तौर पे आप देखिए कि सरकार की लाचारी
सरकार की विफलता और बाकी सियासी दलों की भूमिका, तो तमाम ऐसी चीजें हैं कि जो अपनी अपनी जगह पर उन्होंने अपनी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, कोताही बरती। यही वजह रहा कि प्रदेश एक हिंसा की आग में झुलस गया। ठीक है अनिल जी, मुझे अगर हम इन सब चीज़ों को एक एक करके समझने की कोशिश करें तो मुझे बहुत छोटा सा एग्जांपल दर्शकों के साथ साझा जो करना है वो ये कि रोडवेज की बसें पहले ही कम थी और रोडवेज में ट्रैवल करने वाले लोगों को पहले ही कम परेशानी नहीं थी। अगर 15-20 बसें भी जल गई तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। ये एक छोटा सा एग्जांपल हम ले रहे हैं, बड़े तस्वीर को हम बाद में देख लेंगे, लेकिन एक छोटे से एग्जांपल से क्या ये समझ पाना बहुत मुश्किल है कि लोगों ने अपना ही नुकसान कर लिया गुस्से में। गौरव, जब जो भीड़ होती है ना, जो अनियंत्रित भीड़ होती है, हाँ। जो मॉब जो होता है वो बुद्धिहीन होता है, सिर्फ जोश होता है, होश नहीं होता। 15-20 नहीं, मुझे लगता है कि करीब 100 बसेस जला दी गई हैं। हाँ। तो मुझे लगता है, जो आंकड़ा मेरे पास छन के आ रहा है, 100 बसेस जला दी गई हैं और ग्रामीण बैंक तक जला दिए गए हैं। आखिर बैंकों का क्या कसूर था, उनका क्यों जलाए गए? ये जो चीजें हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जहाँ बस की पहले ही कमी थी और बस और जला दी गई, दिक्कतें होंगी और इसको हर आदमी भुगतेगा। वही भुगतेगा जिन्होंने आंदोलन किया, वही भुगतेंगे जिन्होंने हिंसा की। ठीक है अनिल जी, अगर हम पॉलिटिकल टर्म्स में देखें तो अब सरकार कह रही है कि वो मुआवजा देगी, जो लॉस हुआ है उसका भी, जो जिन लोगों की डेथ हुई है उनको भी, उनके परिजनों को भी दिया जाएगा मुआवजा और सरकारी नौकरी होगी। और इसको लेकर सरकार के अंदर ही जिस तरह से हमने देखा कल अनिल विज जी की नाराजगी, तो इससे क्या सरकार में एक बार फिर से बीजेपी खासकर हरियाणा में हर मुद्दे पर दो हिस्से में नजर आती है, इस पे भी नजर आ रही है। गौरव, मुझे लगता है कि सरकार नाम की कोई चीज पिछले 7 दिन में हरियाणा में नहीं रही। हाँ। मुख्यमंत्री तक को एक प्रकार से हाईजैक कर दिया गया था और खासतौर पे मैं स्पेशली नाम लेना चाहूंगा ओम प्रकाश धनखड़, कैप्टन अभिमन्यु। ये दो ऐसे नेता थे जो पूरी तरह से सरकार पे हावी नजर आए। आप देखिए, कल मंत्रिमंडल की मीटिंग होती है और उस मीटिंग में संभवतः जो जानकारी सामने आ रही है, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं हुआ था। अनिल विज ने भी अपनी नाराजगी में यही कहा। अनिल विज ने नाराजगी जाहिर भी की, अनिल विज ने इस्तीफा देने की पेशकश भी की और यही वजह थी। ओम प्रकाश धनखड़ ने बाहर आके ट्वीट कर दिया, किस लिए? कि वो अपने आप को जाटों के लीडर के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं। एक ये बहुत बड़ा संघर्ष है कि हम जो मरे हैं उनको 10 लाख रुपए का मुआवजा देंगे, नौकरी देंगे। तय कैसे करोगे आप कि निर्दोष कौन है और दोषी कौन है? और उसके बाद सीएम का ट्वीट आता है कि जिनकी जानमाल का नुकसान हुआ उनको भी हम हर्जाना देंगे। ये क्या मतलब है? एक जो पीड़ित हैं उनकी बात आप नहीं कर रहे हैं, कि जो आंदोलन कर रहे हैं, जो निर्दोष मारे गए, निश्चित तौर पर उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए, चाहे वो जाट बरादरी के हो चाहे किसी और बरादरी के हो। लेकिन कम से कम आप दोनों तरह की बात कीजिए। आप बाहर निकल कर जो ट्वीट कर रहे हैं, इस ट्वीट से सिर्फ ये मानसिकता दर्शाती है कि आपको अपने आप को जाट नेता के तौर पर स्थापित करने की जल्दबाजी है, इसलिए आप ट्वीट कर रहे हैं। और सरकार तो कहीं कुछ करने की नजर आई नहीं रही। सरकार को चाहिए था कैबिनेट में पहले बात करती, प्रस्ताव पास करती कि हम उनको सबसे पहले उनको मुआवजा देंगे जिनकी जान की माल के नुकसान हुआ है, आर्थिक तौर पर नुकसान हुआ है, पूरे प्रतिष्ठान जला देगी, दुकानें जला देगी, उनकी बात नहीं की। आप दोनों पक्षों की बात तो कीजिए। सरकार का मतलब ये नहीं होता एक पक्ष की बात करें। दूसरी बात ये देखिए कि आप मुआवजा देंगे, उनका तरीका क्या होगा? अभी तो इससे बवाल होगा कि जिन व्यापारियों का, जिन दुकानों का, जिन संस्थानों का नुकसान हुआ है उसका आकलन कैसे करोगे आप? क्योंकि बहुत बड़ी समस्या गौरव पैदा इसलिए भी होगी कि अगर कोई दुकान जली है, दुकानदार का सामान 50 लाख का जला के, 1 लाख का जला के, 2 लाख का जला, उसको आप कैसे तय करेंगे? क्योंकि आमतौर पर यह संभव नहीं है कि सारी चीजें कागजों में हो, और कागजों में हो तो रिकॉर्ड कितने आपके पास है? बड़ा मुश्किल है। और फिर उस पैसा आएगा कहां से? आप ये मान रहे हैं कि 20,000-30,000 करोड़ का नुकसान हो गया, तो आप केंद्र से पैसा मांग रहे हैं कि हमको पैसा दिया जाए, उस नुकसान की भरपाई करेंगे कहां से? आप पहले इस बात का रोना रोते हैं कि पिछली सरकार खजाना खाली कर गई, पैसे हमारे पास नहीं है। जब पैसे नहीं है तो कैसे करेंगे? जो विकास की दौड़ पे आगे बढ़ रहे थे वो तमाम चीजें कैसे आप करेंगे? नहीं तो ये हैपनिंग हरियाणा कर रहे हैं ना, उससे जो पैसे आएंगे उससे मुआवजा देंगे। हैपनिंग हरियाणा होगा तब ना, मुझे लगता है कि हैपनिंग हरियाणा पोस्टपोन होगा। और एक बात और गौरव, मैं बड़ी गंभीरता से, जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि जिस हैपनिंग हरियाणा की बात ये कर रहे हैं, इसको आप करें चाहे 2 महीने 4 महीने बात करें, आपको लगता है कि उन निवेशकों का भरोसा, उन इन्वेस्टर्स का भरोसा, वो लोग जो हरियाणा को एक विश्वास की निगाह से और एक इस निगाह से देख रहे थे कि हम निवेश करेंगे, हमको सुरक्षा मिलेगी, वो सुरक्षित है? अब उनके अंदर कि जब सड़कों पर तांडव हो रहा है और पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रही है, आपने आर्मी बुला ली, आपने सीआरपीएफ बुला दी, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है, उसका कर्फ्यू लगा हुआ है, देखते गोली मारने का आदेश दे दिए गए। आखिर उन आंदोलनकारियों के अंदर
जो आंदोलन बहुत दिन से शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था, जिसकी बात बार बार जाट लीडर्स कर रहे थे, दूसरे लोग कर रहे थे, उनके अंदर वो गुंडा तत्व आ कहां से गया? अगर आ गया तो आपने उनको रोका क्यों नहीं? ये तमाम चीजें ऐसी हैं कि जो सवाल खड़े कर रही हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में चाहे हैपनिंग हरियाणा कर ले चाहे कुछ और कर ले, उस निवेशक का भरोसा वापस लौटा पाना बड़ा मुश्किल है। नए नया निवेशक तो कतराएगा। जो मौजूदा यहाँ इंडस्ट्री लगा के बैठे हैं, जो प्रतिष्ठान जिनने खोल रखे हैं, दुकानें खोल रखे हैं, व्यापार जिनके हैं, उनका भरोसा लौटाने में बहुत टाइम लग जाएगा। अनिल जी, मुझे एक बात बताइए, हम ये मानकर चल रहे हैं कि हरियाणा अब पटरी पर लौट रहा है, लेकिन इस पूरे आंदोलन के बीच क्या आपको लगता है कि सरकार बेपटरी हो गई है? इंटरनल पॉलिटिक्स सिर्फ नहीं, अगर हम उसके अलावा भी देखें, जैसा एक तो बड़ा गंभीर सवाल आपने भी खड़ा किया कि ये पैसे लाएंगे कहां से मुआवजा देने के लिए। उसके अलावा राजकुमार सैनी को लेकर जिस तरह से है, अब मुआवजा देने को लेकर जिस तरह से पार्टी के अंदर ही विरोधाभास नजर आ रहा है, इन सब के बीच क्या सरकार बेपटरी हो गई इस आंदोलन में? गौरव, सरकार बहुत पहले से बेपटरी हो गई। सरकार समझ ही नहीं पाई, भाप ही नहीं पाई। सरकार का इंटेलिजेंस ही फेल रहा, या सरकार को समुचित जानकारी दी नहीं गई। जैसा हमने देखा कि इस पूरे प्रकरण में ऐसा कई वाक्य हमको, कई और उदाहरण सामने आए कि जब उन लोगों को जिन्हें सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए थी, जिन अफसरों को जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी और रोक सकते थे, जब उन्होंने अपनी भूमिका ढंग से नहीं निभाई, तो सरकार की इंटेलिजेंस वहीं फेल हो गई। दूसरा आप ये देखिए कि सरकार बेपटरी इसलिए भी है कि सरकार के जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, उनके बीच में एक बहुत बड़ा दुराव पैदा हो गया है। और ये बात हम बहुत दिन से देख रहे हैं कि सरकार के ऊपर कई सवाल ये खड़े हो रहे थे कि प्रशासन अधिकारी उनकी नहीं सुनते हैं, विधायकों की बात नहीं सुनी जाती है। पर सरकार, जो बीजेपी का संगठन था, जो बीजेपी के लोग थे, वो सरकार से नाराज थे, तो उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। और बीजेपी का आप एक चीज और देखिए गौरव, कि पिछली बार सरकार तो बन गई, भाजपा की लहर चाहे मोदी की वजह से थी, चाहे सरकार आने की वजह से सरकार आ गई। माफी चाहूंगा अनिल जी, आपको रोक रहा हूं। हम सीधे लोकसभा की कार्रवाई में लिए चलते हैं अपने दर्शकों को, जहां राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी संबोधित कर रहे हैं संसद के इस बजट सत्र को। With nearly 15 crore beneficiaries since June 2014, the food security coverage has more than doubled to cover over 68 crore persons. The Give Up campaign, in tandem with the Give Back program, has released subsidized fresh connections to 50 lakh BPL families. More than 62 lakh LPG consumers have voluntarily surrendered their LPG subsidy under the campaign. The highest number of new cooking gas connections to the rural poor were distributed in 2015. Dr. Ambedkar had said, and I quote, "Political democracy cannot last unless there lies in the base of it a social democracy," unquote. Social justice with inclusion is the first promise of our Constitution, and the poor and the backward are the focus of my government. The Scheduled Caste and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act has been further strengthened by suitable amendments. The 125th birth anniversary of Dr. B.R. Ambedkar is being celebrated across the country to foster the spirit of social inclusion. 26th of November, the day on which the Constitution was adopted, is now celebrated as Constitution Day to deepen constitutional values amongst the citizens of the country. My government is working to preserve the Panch Tirthas, the 5 sites of Dr. Ambedkar's legacy. Education empowers people, and to serve this end, my government has allocated more than 50% of the Ministry of Minority Affairs budget
to the scholarship funds. 2 new schemes, Nai Manjil and Ustad, aimed to empower the minorities have been launched. Currently, about 20,000 madrasa children are undergoing the skill training under the Nai Manjil scheme. Everlasting Flame, an exhibition to showcase the history and the culture of the Parsi community, is being organized next month. Honorable members, किसानों की समृद्धि, the well-being of farmers is vital to the nation's prosperity. Acknowledging the fundamental reality, my government has renamed the Ministry of Agriculture and Cooperation as the Ministry of Agriculture, Cooperation and Farmers' Welfare, and taken several measures for the same. My government has recently launched the farmer-friendly Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana with the highest ever government's contribution to crop insurance and the lowest ever premium rates for farmers. It has many firsts to its credit, like national coverage. चलिए, तो बजट सत्र का आगाज हो गया है और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी इस वक्त संयुक्त सत्र को संबोधित कर रहे हैं। छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द लौट रहे हैं। फर्स्ट विश प्रेगनेंसी टेस्ट किट। अब घर बैठे माँ बनने की खुशी को करें पक्का, सिर्फ 5 मिनटों में। अब आपकी फर्स्ट विश हेल्प रेडी फर्स्ट विश। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। बिल्कुल क्लियरिटी नहीं है, बिल्कुल सफेद सफेद नजर आ रहा है। जो मिट्टी में जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए, पोषक तत्वों के लिए सरताज से बढ़िया मुझे अल्टरनेटिव कोई नजर नहीं आया। ज्यादा से ज्यादा सरताज यूज कीजिए। सरताज जिप्सम, नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो जल्द से जल्द सेट टॉप बॉक्स लगवा लीजिए। क्यों भाई? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगवाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है।
तो अब क्रिकेट कभी भी बंद हो सकता है। क्रिकेट बंद? क्या बोल रहा है तू? अरे क्रिकेट बिना जिंदगी कैसे कटेगी भाई? अब ये भी बता दे सेट टॉप बॉक्स कौन सा लगाना है? भाई सिंपल है, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी ही 10 करोड़ लोगों की पसंद है। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपको। सीधे लिए चलते हैं संसद के संयुक्त सत्र में, जहां राष्ट्रपति का अभिभाषण जारी है। And role of animal husbandry, dairy and fisheries sections in the socio-economic development of the country. India continues to be the highest milk producing country with an impressive growth rate of 6.3%. Implementation of the Poultry Venture Capital Fund and rural backward poultry development has led to highest ever egg production. A blue revolution is underway to ensure the integrated development and management of fisheries with a central outlay of rupees 3,000 crores. To fully harness the agricultural potential of eastern states, the government is taking several steps to usher in second green revolution in the region. My government has taken steps for strengthening agricultural higher education, setting up 109 new KVKs and 3 new Agriculture Technology Application Research Institute. A 24/7 Kishan channel has been launched to provide information on policy initiatives, prices and other agriculture-related subjects for the benefit of farmers. The food processing sector helps farmers' income, helps increase farmers' income. The Food Processing Fund has been operationalized last year to provide affordable credit to designated food parks. In the last 19 months, 5 new mega food parks have been operationalized. Under the cold chain scheme, 33 projects have been made operational during the last 18 months. तो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जो हैं वो अभिभाषण उनका चल रहा है। ये एक परंपरा होती है, जब सत्र की शुरुआत होती है तो राष्ट्रपति के अभिभाषण से ही शुरू होता है। हम अपने मुद्दे पर लौटेंगे। अनिल आर्या जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अनिल जी, मुझे एक बात बताइए, हम पटरी और बेपटरी की बात कर रहे थे, अब सबसे बड़ी चुनौतियां आपको सरकार के सामने कौन कौन से लगते हैं? एक तो मुआवजे को कैसे वो फिक्स करेंगे, ये बहुत बड़ा मुसीबत होगा सरकार के लिए, क्योंकि सरकार की मशीनरी मुझे नहीं लगता है कि इतनी सटीक होगी कि वो हर किसी के लॉस को एनालाइज कर पाएंगे। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा कि एक तो मुआवजे का संकट तो होगा ही होगा, उसको कैसे एसेस करेंगे और देंगे कहाँ से, और जिस मशीनरी की आप बात करें उस मशीनरी की भूमिका पर भी सवाल खड़े होने शुरू हो गए। उस मशीनरी ने अगर अपनी जिम्मेदारी ढंग से निभाई होती तो शायद ये तांडव नहीं होता, हरियाणा इतना बर्बाद नहीं होता जितना हुआ है। सबसे बड़ा संकट सरकार के सामने जो आएगा वो आएगा कि आम जनता का भरोसा जीतना, और खासतौर पर उस मतदाता का भरोसा जीतना जिस मतदाता के बूते पर ये सरकार सत्ता में आई थी। ठीक है। जब आप अपनी प्रजा की, अपनी जनता की जान माल की रक्षा नहीं कर पाए तो आपकी भूमिका पे भी सवाल खड़ा होता है और आपके ऊपर किए गए विश्वास पे भी संकट खड़ा होता है। ये तमाम ऐसी चीजें दिक्कत करेंगी। और दूसरा जो मैंने पहले भी कहा कि हरियाणा जिस बात के लिए जाना जाता है, यहाँ पर इंडस्ट्री और जो एक माहौल था इंडस्ट्रीज के लिए, चाहे अफसर राज इतना नहीं था इंडस्ट्रीज के साथ, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम इतनी नहीं थी, लॉ एंड ऑर्डर ठीक था, बिजली पानी की समस्या की दिक्कत नहीं थी, लेबर अनरेस्ट नहीं था, वो तमाम ऐसी चीजें थी जो किसी भी इन्वेस्टर को भाती हैं। और आप एक चीज देखिए कि वर्ल्ड की जो 500 फॉर्च्यून कंपनीज हैं उनमें से अधिकांश कंपनियों के दफ्तर ऑफिस गुड़गांव में हैं,
और ये जो चीजें हैं ये सब बहुत बड़ा चीजें नुकसान होंगे। हरियाणा के रेवेन्यू पर भी असर डालेंगी हाँ। और विकास पर भी असर डालेंगी। ठीक है, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मनोहर लाल खट्टर के लिए पर्सनली, व्यक्तिगत तौर पर इस आंदोलन को आप कैसे देखते हैं? क्या उनकी छवि कमजोर हुई है? उनकी छवि खत्म हो गई। हाँ। एक तो छवि, एक शासक की छवि होनी चाहिए थी, हाँ। वो छवि उनकी अब जो पहले कमजोर थी वो और कमजोर हुई है। हम्म। आप ईमानदार हैं, बड़ी अच्छी बात है, आपकी ईमानदारी पर कोई भी शक खड़ा नहीं करता, लेकिन आपका नियंत्रण, ना आपके विधायकों पर आपका नियंत्रण रहा, ना आपके मंत्रियों पर आपका नियंत्रण था, और ना आपके अफसरों पर नियंत्रण था। पहले ये बात सर्वविदित थी, कहा जाती थी, वर्कर भी शिकायत करता था, लेकिन इस पूरे आंदोलन ने हमने देख लिया कि अफसरों के बीच में आपकी पकड़ कैसे रही, और संकट के समय आपकी जो अनिर्णय की स्थिति थी, और आज दबाव में, जब कुछ खास लोगों के दबाव में आप गिर गए, ये जो चीजें एक मुख्यमंत्री के तौर पर जो खट्टर के साथ रही हैं, वो दिक्कत करेंगे। और एक संकट बीजेपी के साथ भी खड़ा होगा। आप ये मान के चलिए कि इस प्रदेश में जब भी कोई ऐसी कोई हुआ है, घटना हुई है, चाहे वो कंडेला कांड हुआ हो, चाहे कोई दूसरे रहे हो, किसान आंदोलन रहे, उनमें मारे गए, उसका खामियाजा पॉलिटिकली, सियासी तौर पे उन पार्टीज को लंबे अरसे तक भुगतना पड़ा। और अब क्योंकि जाट समुदाय तो पहले ही बीजेपी के साथ खड़ा नजर नहीं आ रहा था, और जो गैरजाट उनके बक्से में था, उनकी पॉकेट में था, माना जा रहा था गैरजाट उनके साथ है, उस गैरजाट का विश्वास भंग हुआ है, खासतौर पर उन कम्युनिटीज का कि जो खुलकर खट्टर साहब के साथ खड़ी थी। तो ओवरऑल बीजेपी का भी नुकसान है। ओवरऑल बीजेपी को बहुत बड़ा लॉस होगा, लेकिन साथ ही लॉस कांग्रेस और इनेलो को भी उतना ही है। कांग्रेस को आप देखिए, कांग्रेस के जो नरेंद्र सिंह की जो ऑडियो सामने आया है, उन सब ने इनकी भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं कि कांग्रेस की भूमिका क्या रही। तो ओवरऑल अगर हम देखकर चले तो पक्ष की जो भूमिका थी वो नहीं निभा पाई। हाँ, विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाए, विपक्ष में बैठे लोग, पक्ष की भूमिका जो सरकार में बैठे लोग थे वो नहीं निभा पाए। अनिल जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसमें तो सवाल यही रह जाता है, और बड़ा सवाल रह जाता है कि सच में हरियाणा पटरी पर लौट रहा है, या बहुत सारी मशीनरी के दुरुपयोग की तरफ और एक ऐसे माहौल की तरफ बढ़ता नजर आएगा हरियाणा, जहां अब ये स्थिति भी हो सकती है कि एनालाइज करने वाले जो अधिकारी होंगे उनके ऊपर भी आरोप लगने शुरू हो जाए कि ये घूस मांग रहे हैं। तो कुछ भी हो सकता है, स्थिति आने वाले वक्त में क्या हो सकती है ये आप भी समझ सकते हैं, और ये समझने की जरूरत सरकार को भी है। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। da 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 da